गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 6 चैप्टर जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, उसके सेकंड यूनिट जो जनता पार्टी के चुनाव और उसके गठन से संबंधित है। अब हम एनसीईआरटी के इस टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे और फिर इसको अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। आप अपने हाथ में पेन रखिए कि मेन बातें आप साथ के साथ नोट करते रहें। तो सबसे पहले बेटा नोट कीजिए जनता पार्टी का गठन। 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ, या फिर इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 1975 तक कांग्रेस कमज़ोर और विभाजित विपक्ष के कारण ही भारतीय राजनीति पर राज कर पाई थी। यानी कि बेटा हमने क्या बताया है कि 1952 से लेकर 1975 तक कांग्रेस पूरे देश पर राज कर पाई थी। किस लिए? क्योंकि जो विपक्ष था वो बहुत छोटा था। विपक्ष उस वक्त छोटे दल समूह के ही होते थे, जहां कांग्रेस को एक तरफ 45-48% वोट मिलते थे, किसी भी विपक्ष को 10-12% से ज़्यादा वोट नहीं मिलते थे। यानी कि बेटा हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की उस सीमा की जो 1952 से लेकर 1975 तक का था, कि कांग्रेस पार्टी को 45-48% वोट मिलते थे, जबकि दूसरी जो छोटी मोटी अपोजिशन पार्टियां थी उनको 10-12% से भी ज़्यादा वोट नहीं मिलते थे। 1967 में कांग्रेस को कुछ राज्यों जैसे बिहार, केरला, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल में चुनाव हार को सहना पड़ा। इसको भी नोट कर लीजिए बेटा कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस को किस स्टेट में हार का मुंह देखना पड़ा। तो बिहार है, केरल है, उड़ीसा है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है। बेशक 1971 के आम चुनाव के दौरान केंद्रीय और दक्षिणपंथी पार्टियों ने ग्रैंड अलायंस का गठन किया था। इसको भी नोट कर लीजिए बेटा, ग्रैंड अलायंस का गठन किसने किया था? इसको नोट कीजिए, दक्षिणपंथी पार्टियों ने। लेकिन 1977 के आम चुनाव से पहले उन्हें फलदायक नतीजे नहीं मिले। संपूर्ण विश्व को कांग्रेस और उसके नेता इंदिरा गांधी में समान प्रतिद्वंद्विता मिली हुई थी। आपातकाल की घोषणा 1975 ने उन्हें विशाल अवसर दिया। इसको भी नोट कर लीजिए, 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया इंदिरा गांधी द्वारा, क्योंकि अधिकतर विपक्षी नेता जेल में थे। किस टाइम जेल में थे बेटा? जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया 1975 में। इसने उन्हें ग्रैंड अलायंस बनाने का मौका दिया। जेपी आंदोलन ने जगजीवन राम के नेतृत्व में भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस असंतुष्टों को एक ही पार्टी जनता पार्टी के अंदर इकट्ठा किया। यानी कि जयप्रकाश जो नारायण थे बेटा, जिसने बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया, जगजीवन राम के नेतृत्व में भारतीय लोकदल की स्थापना की, और जो लोग कांग्रेस पार्टी से सेटिस्फाई नहीं थे उन्होंने जनता पार्टी के अंदर अपना जोर आजमाया। आपातकाल विरोधी लहरों पर सवार होकर जनता पार्टी ने 1977 के लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया और मोरारजी देसाई के अधीन एक सरकार का गठन किया गया। यानी कि 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला बेटा? कौन सी पार्टी को बहुमत मिला? जनता पार्टी को। जनता पार्टी ने कांग्रेस के कुशासन पर चुनाव लड़ा था। यानी कि उसके मन मर्जी जो चल रही थी उसको समाप्त करने के लिए जनता पार्टी, छोटे छोटे दल इकट्ठे होकर जनता पार्टी के रूप में सामने आए, और 1977 में जनता पार्टी को क्या मिली? जीत मिली। यह एक जन निर्देश था। लोगों पर लगाई गई बंदिशों और प्रेस की सेंसरशिप के कारण लोगों की राय कांग्रेस के खिलाफ थी। यानी कि जो इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, प्रेस पर बैन लगा दिया, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी, तो लोग इस कांग्रेस के खिलाफ थे। जेपी ने ध्यान रखा कि गैर कांग्रेसी वोट विभाजित न हो।
कांग्रेस ने लोकसभा में 154 सीट जीती, जबकि अकेले जनता पार्टी ने 295 सीट जीती। इसको भी नोट कर लीजिए बेटा। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 154 सीट और जनता पार्टी को 295 सीट जीती। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक बार फिर सीट न पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसने सिर्फ एक सीट मिली। यानी बेटा 1977 के चुनाव में बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में उसको एक सीट भी प्राप्त नहीं हुई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा कि इंदिरा गांधी 1977 के चुनाव में किस सीट से हारी थी? रायबरेली। और उनके जो बेटा था संजय गांधी, राजीव गांधी का भाई, वो कहाँ से था? जिस सीट पे उसने चुनाव लड़ा? अमेठी से। तो दोनों चुनाव हार गए। फिर बात आती है बेटा जनता पार्टी के गठन में मोरारजी देसाई की। वो क्या थे? शायद 1 नंबर का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी नेता, प्राकृतिक चिकित्सा और निर्ग्रह के प्रतिपादक, बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री और 1967 से लेकर 1969 के बीच उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। और पार्टी में टूट के बाद कांग्रेस ओ में शामिल। यानी कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ 2 भागों में बट गई थी। कांग्रेस आर का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया और कांग्रेस ओ का नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया। 1977 से लेकर 1977 से लेकर बेटा 1979 तक एक गैर कांग्रेसी दल की तरफ से प्रधानमंत्री रहे। यानी कि पहला जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था वो कौन था? मोरारजी देसाई। यानी 1 नंबर में भी बेटा मोरारजी देसाई से संबंधित क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई किस प्रांत के मुख्यमंत्री थे? बॉम्बे प्रांत के। उप प्रधानमंत्री के पद पर कब तक रहे? 1967 से लेकर 1969 तक 2 साल। अब बात आती है बेटा चौधरी चरण सिंह की। जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक और 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री, बाद में 1977 में जनता पार्टी के जो भी संस्थापक थे उनमें से एक, और 1977 से लेकर 1979 तक उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री, लोकदल के संस्थापक। यानी कि चौधरी चरण सिंह के बारे में पूछा जा सकता है कि लोकदल के संस्थापक कौन थे? तो लोकदल के संस्थापक थे बेटा चौधरी चरण सिंह। किस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश की। ये मैप से संबंधित क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि जो चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे वो किस स्टेट से थे? तो उत्तर प्रदेश से थे बेटा। फिर बात आती है बेटा जगजीवन राम, गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के कांग्रेसी नेता। 1977 से 1979 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री, संविधान सभा के अध्यक्ष, 1952 से मृत्युपरंत सांसद। यानी प्रथम आम चुनाव से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु हुई, कब? 1986, तो तब तक वो क्या थे? सांसद थे। बहुत ही लंबे समय तक चलने वाले सांसद। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री। इसमें बेटा एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि सबसे लंबा सांसद जो अपने जीवन में रहा वो कौन था? वो था बेटा जगजीवन राम। ये 3 नेताओं के बारे में हमने आपको बताया, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम। फिर बात आती है जनता सरकार की बेटा। कांग्रेस को केवल महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में ही सत्ता मिली और वह दक्षिण राज्यों में हार गई। इसीलिए विस्थापन और नसबंदी दक्षिण राज्यों में नहीं की गई। उत्तर भारत के मध्य वर्ग कांग्रेस से जनता पार्टी की ओर मुड़ गए। फिर बात आती है बेटा जनता पार्टी क्यों हार गई? आपातकाल के कारण जनता पार्टी को सत्ता तो प्राप्त हो गई 1977 में, किंतु वह इसे लंबे समय तक चला न सकी, क्योंकि इसका निर्माण
भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस के असंतुष्टों द्वारा किया गया था। यानी कि इस पार्टी में वो लोग शामिल थे जो कांग्रेस पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं थे। इस पार्टी में विचारात्मक मतभेद भी था, यानी कि विचारों में समानता नहीं थी, अलग अलग लोगों की विचारधारा थी। जनता पार्टी के पास सुनिश्चित दिशा, नेतृत्व और कोई ज्वाइंट एजेंडा नहीं था। यह सरकार कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन कर कुछ नई नीतियों का निर्माण करने में असमर्थ रही। यानी कि जो कांग्रेस की नीतियाँ थी उन नीतियों को चेंज करके कुछ इन्होंने नया नहीं किया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार मात्र 18 महीने ही चल सकी। यानी 1977 में जो चुनाव हुए जिसमें जनता पार्टी की विजय प्राप्त हुई, 295 सीट मिली, वो पूरे 3 साल तक नहीं चल सकी। जो कांग्रेस पार्टी को हराकर सत्ता में आई थी वो केवल 18 महीने तक ही, यानी कि 18 महीने चली, पूरे 5 साल नहीं चली बेटा वो। दूसरी सरकार का निर्माण चौधरी चरण सिंह द्वारा किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार को अपना समर्थन दिया, परंतु मात्र 4 महीने बाद ही कांग्रेस ने समर्थन वापस लेकर चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिरा दिया। देखो बेटा, जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो कांग्रेस ने अपना समर्थन किसको दे दिया? इस पार्टी को दिया, चौधरी चरण सिंह की सरकार को, लेकिन बहुत जल्दी ही अपना समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिरा दिया, जिसके कारण देश को 1980 में मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा। यानी कि बेटा, जब आम चुनाव होते हैं तो 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन जब ये 1977 में हुए तो वो जनरल इलेक्शन थे। 3 साल के बाद फिर मध्यावधि चुनाव हुए, क्योंकि जब कोई सरकार 5 साल से पहले गिर जाती है तो 6 महीने के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, मध्यावधि चुनाव। वही 1980 के चुनाव में हुआ। 1980 में मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा। इन चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को भारी जीत हासिल हुई। यानी एक बार तो 1977 में जनता पार्टी ने उसके छक्के छुड़ा दिए, लेकिन सही दिशा निर्देश देने वाला, नेतृत्व करने वाला और इसकी नीतियां जो थी वो इतनी कमज़ोर थी कि यह सरकार केवल 18 महीने तक चली। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने फिर से विजय प्राप्त कर ली, भारी बहुमत जीत लिया। कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें प्राप्त हुई और देश में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सत्ता स्थापित हो गई। 1977 से 1979 के चुनाव में यह नतीजा सामने आया कि जनता अस्थिर व आंतरिक कलह वाली सरकार को कड़ा दंड देती है। जो किस पार्टी को दिया? जनता पार्टी को। वो बेटा स्थिर सरकार नहीं थी और आंतरिक कलह थी। आंतरिक कलह कैसे थी? उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग थे जिनके विचार ही आपस में मैच नहीं करते थे। तो ऐसी सरकार को जनता ने बख्शा नहीं और 1980 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फिर बहुमत दिला दिया। जनता पार्टी की सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र बहाल की। विचारधारात्मक विभिन्नताएं होने के बावजूद विकेंद्रीयकरण, ग्रामीण उद्योग विकास और रोजगार योजना से संबंधित कार्यक्रम शुरू किए गए। यानी कि जनता पार्टी ने फिर ये कार्यक्रम शुरू कर दिए, परंतु दुर्भाग्यवश यह परिभाषित गठबंधन जल्दी ही दलबंदी का शिकार हो गया। मोरारजी देसाई ने अपने निजी दल के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का आरोप लगा। बीजेएस और आरएसएस के बीच संबंधों पर विवाद उठा। जो भी हो, यह चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के प्रधानमंत्री बनने की चाह का नतीजा था कि जनता पार्टी जितनी जल्दी बने उतनी ही जल्दी बिखर भी गई। मोरारजी देसाई ने 1979 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने एक संसदीय बैठक को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके कारण 1980 में दोबारा चुनाव हुए। इस बार इंदिरा ने नारा दिया, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। इसको भी नोट कर लीजिए बेटा। 1980 में इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया? इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। इसी तरह इंदिरा का एक नारा और था, गरीबी हटाओ। वो अलग है, ये 1980 का है।
और 1980 के चुनाव में JAG आंदोलन वापस उसे सत्ता में ले आया। इस जीत ने विपक्ष की अंदरूनी कलह और दलबंदी और जो भी सत्ता लोभ के कारण हुई हार को साबित किया। यानी कि बेटा 1980 में जनता पार्टी की जो सरकार गिर गई और फिर जो मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, उसका क्या परिणाम था कि वो किस वजह से हार गई जनता पार्टी? दलबंदी और सत्ता के लोभ के कारण। उसके जो नेता थे उनके विचारों में एकता नहीं थी, सत्ता में बड़ा पद चाहते थे और अंदरूनी कलह वजह और दलबंदी के कारण वो सरकार 18 महीने में ही गिर गई थी। फिर बात आती है बेटा विरासत की। 1977 और 1980 के चुनाव के बीच का समय दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव का रहा, क्योंकि बेटा जनता पार्टी की सरकार बनी, 18 महीने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। फिर उसके बाद कांग्रेस ने जिस प्रधानमंत्री को समर्थन दिया उससे समर्थन वापस ले लिया। 1980 में फिर चुनाव हुए और 1980 में कांग्रेस पार्टी को फिर बहुमत मिला। कांग्रेस ने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हुए अपने को विशेष विचारधारा से जोड़ा और अपने को गरीबों की रक्षक पार्टी के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को किन लोगों की पार्टी बताया? गरीब लोगों की पार्टी बताया। 1977 के बाद भारतीय राजनीति में एक नए मुद्दे का उदय हुआ, वह था पिछड़े वर्ग की भलाई का मुद्दा। क्योंकि 1977 के चुनाव में पिछड़े वर्ग के मतदाता का खास प्रभाव पड़ा था, इसीलिए इस मुद्दे को तीव्रता को देखते हुए जनता पार्टी की सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने और उसमें सुधार हेतु मंडल आयोग नियुक्त किया। बेटा आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको कांग्रेस पार्टी का गठन जो 1977 में हुआ और पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई था, कांग्रेस जो दो भागों में बट गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर का नेतृत्व इंदिरा गांधी द्वारा किया गया और कांग्रेस ओ का नेतृत्व मोरारजी देसाई द्वारा। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी जीत गई, लेकिन मोरारजी देसाई केवल 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे और उसके बाद कांग्रेस ने दूसरे प्रधानमंत्री को अपना समर्थन दिया, लेकिन फिर बहुत ही जल्दी समर्थन वापस ले लिया। और 1980 में देश में मध्यावधि चुनाव हुए और मध्यावधि चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को फिर बाहरी बहुमत मिला। बेटा जनता पार्टी के जो हार के कारण थे वो क्या थे कि जनता पार्टी के अंदर अनेक विचारधारा के नेता शामिल थे, जिनकी विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती थी, सत्ता के लोभी थे और अंदर गुटबाजी थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 1980 में जो मध्यावधि चुनाव हुए उसमें जनता पार्टी को मात दी, सिर्फ उसकी अस्थिरता और गुटबाजी के कारण।